हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस टारगेट 50 सीरीज, जहां पे हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट आप लोग एटलीस्ट 50 मार्क्स इंश्योर कर पाएं इन दिस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट भी। अब यहाँ पे इस सीरीज के अंदर जो भी सेशन हम लोग डिस्कस करते हैं, उस सेशन के बिगिनिंग के अंदर पहले हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम लोग जो सेशन को समराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्फोग्राफिक, and in the end we used to discuss the MCQs based on the particular topic पे। अब आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे ब्रांच ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को एक्सेस कर पाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन की डिस्कशन के ऊपर। तो देखिए, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद ब्रांच ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अब हम लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर देखा कि भाई अगर एक बैंक ने जो है अपनी एफिशिएंसी को देखना है, तो कैसे वो एफिशिएंसी को कैसे निकाल पाएगा, विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी हम लोगों को बताती है कि भाई कौन सा बैंक, कौन सा ब्रांच जो है वो एफिशिएंटली काम कर रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाई दिस एफिशिएंसी मैटर्स एक्चुअली। तो एफिशिएंसी क्यों मैटर करती है एक ब्रांच, एक बैंक के लिए। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे सबसे पहला जो फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम, इंडस्ट्री, ये जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, इसके अंदर हम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिल रही है। कस्टमर्स के प्रेफरेंस चेंज हो रहे हैं। मतलब पहले कस्टमर्स जो था वो ब्रांचेस के थ्रू प्रोडक्ट और सर्विसेज को अवेल करना पसंद करते थे। अब कस्टमर्स क्या चाह रहे हैं कि भाई ऑनलाइन मीडियम्स के थ्रू ही हम लोगों को प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर कर दिए जाएं, या फिर हाइब्रिड चैनल्स के थ्रू डिलीवर किए जाएं जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं। कस्टमर्स की हम लोगों को जो प्रेफरेंस है, जो डिमांड है, वो चेंज होती हुई देखने के लिए मिल रही है। नया तरह का कंपटीशन बैंकिंग सेक्टर के अंदर, बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। अलग अलग तरह के फिनटेक्स एमर्ज हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, अलग अलग तरह के हम लोगों को एंटिटीज जो है वो यहाँ पे एंटर होती हुई देखने के लिए मिल रही हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। ऑब्वियसली जैसे जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि भी जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होती जा रही है, वैसे वैसे बैंकिंग सेक्टर, जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, वो उसके अंदर भी हम लोगों को एडवांसमेंट देखने के लिए मिल रही है। और हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इस वजह से डिजिटल मॉडल पे जो है वो बैंकिंग इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है। तो अगर आप लोगों के बैंक को, आप लोगों की ब्रांच को इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है, देन यू नीड टू बी एफिशिएंट भी। इसके अलावा फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। फाइनेंशियल चैलेंजेस जैसे पहले क्या होता था कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहता था, नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है, जैसे हम लोगों को पता है कि भाई जब भी लोन दिया जाता है एक बैंक के द्वारा, तो वहाँ पे इंटरेस्ट की फॉर्म में जो है वो इनकम होती है बैंक को। और जब भी डिपॉजिट्स ओपन किए जाते हैं कस्टमर्स के, तो वहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ता है कस्टमर को। तो इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, वो हम लोगों को, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोल देते हैं। तो ये मार्जिन भी कम होते जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन दिए जाते थे, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था ऑन द डिपॉजिट्स, वो बहुत ही कम प्रोवाइड किया जाता था कस्टमर्स को। तो पहले लोन्स के ऊपर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो बैंक रिसीव करते थे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है, मतलब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर भी लोन्स दिए जाते हैं कस्टमर्स को, और जो हमारे डिपॉजिट्स हैं उनके ऊपर एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अब प्रोवाइड किया जाता है, जैसे एफडी और आरडी के ऊपर। तो मार्जिन कम हो गए हैं। इसके अलावा स्लो डिपॉजिट ग्रोथ। स्लो डिपॉजिट ग्रोथ का मतलब क्या है कि अब जो कस्टमर्स हैं वो कम अमाउंट को डिपॉजिट करना चाहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं अभी। इसके अलावा पोटेंशियल इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, मतलब जैसे हम लोगों ने कोविड-19 के अंदर देखा कि भाई जो इकोनॉमी थी वो हॉल्ट कर गई थी। तो इस तरह के जो इकोनॉमिक डाउनटर्न्स हैं, इनको अगर हम लोगों को टैकल करना है एज अ बैंक और या एज अ ब्रांच, तो हम लोगों को एफिशिएंट होना पड़ेगा भी। नेक्स्ट यहाँ पे फैक्टर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज स्ट्रेटेजिक एफिशिएंसी। अब स्ट्रेटेजिक एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि भाई बैंक्स नीड टू रिड्यूस देयर कॉस्ट
और मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज जो हैं वो बैंक या फिर ब्रांचेस के द्वारा एलोकेट किए जा रहे हैं टुवर्ड्स मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं आज के इस सिनेरियो के अंदर। बिकॉज अगर आप लोगों ने जितना मर्जी बढ़िया प्रोडक्ट बना लिया, उसकी अगर मार्केटिंग सही से नहीं की तो कस्टमर को पता ही नहीं चलेगा कि आप लोगों के द्वारा कोई इस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में लाया गया है। दूसरा, अगर आप लोग टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स नहीं कर पाए अपने प्रोडक्ट के अंदर, तो आप लोगों का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट से वेनिश हो जाएगा। अदर कंपटीटर्स विल टेक ऑन द मार्केट देयर भी। तो इसीलिए आप लोगों को जो है वो एज अ बैंक या फिर एज अ ब्रांच एफिशिएंट होना बहुत ही ज़रूरी है टू सर्वाइव इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड गाइज। तो ये हम लोगों ने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि भाई ब्रांच के लिए ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मैटर क्यों करती है गाइज, ठीक है। आफ्टर दैट अब अलग अलग तरह की जो स्ट्रेटेजीज हैं वो हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं फॉर इंप्रूविंग द ब्रांच ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अब देखिए, सबसे पहली जो स्ट्रेटेजी है दैट इज बिजनेस रीअलाइनमेंट। बिजनेस रीअलाइनमेंट का मतलब क्या है कि जैसे मान लो एक बैंक के द्वारा मल्टीपल काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर किए जा रहे हैं, जिनमें एफडी प्रोडक्ट्स हो गए, लोन प्रोडक्ट्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस हो गए, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स। अब मान लो कि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके थ्रू डिजायर्ड आउटपुट जो है वो बैंक को नहीं मिल पा रही है, तो उस प्रोडक्ट को अब जैसे लोन्स में ही हम लोग देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि जो हमारे व्हीकल लोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं और जितना हम लोगों को इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है। तो मतलब हम लोगों की जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो नहीं मिल पा रही है इन केस ऑफ व्हीकल लोन। तो हम लोग व्हीकल लोन्स को एलिमिनेट कर देंगे अपनी प्रोडक्ट लाइन में से और किसी और तरह के प्रोडक्ट को वहाँ पे ऐड ऑन कर लेंगे, जिससे हम लोगों को डिज़ायर्ड आउटपुट जो है वो मिल पाए। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बिजनेस रीअलाइनमेंट बोल देते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज चैनल ऑप्टिमाइजेशन। अब चैनल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है कि भाई आप लोगों को सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि एक ही तरह की अप्रोच जो है वो सभी कस्टमर्स के लिए जो है वो फिट नहीं होती है। हम लोगों को कॉस्ट इफेक्टिव चैनल्स क्रिएट करने हैं, जैसे एटीएम्स हो गए, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, जिसके थ्रू कस्टमर्स को भी ईज हो प्रोडक्ट और सर्विस को एक्सेस करने में, और जो बैंक है उसकी भी कॉस्ट रिड्यूस हो जाए इन द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स गाइस, ठीक है। सो दिस इज चैनल ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रेटेजी हो जाती है दैट इज प्रोसेस कॉस्ट। अब देखिए, प्रोसेस कॉस्ट का मतलब क्या है कि प्रोसेस कॉस्ट का मतलब है कि जैसे मान लो कि आप लोगों ने जो है वो अकाउंट ओपन अप करना है किसी कस्टमर का। अब उस अकाउंट को ओपन अप करने में क्या हमारी जो है वो कॉस्ट हम लोगों को इनकर करनी पड़ रही है। जैसे मान लो सेविंग अकाउंट ओपन अप करना है, तो सेविंग अकाउंट ओपन अप करने के लिए एक एम्प्लॉय डेडिकेट करना पड़ रहा है जो कि इस सेविंग अकाउंट को ओपन अप करेगा। वहाँ पे एक फॉर्म रहेगा, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, जो कस्टमर को दिया जाएगा, उसके डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, उनको वेरीफाई किया जाएगा। तो हमारी जो कॉस्ट, क्या कॉस्ट हम लोगों को इनकर करनी पड़ रही है उस अकाउंट को ओपन अप करने के लिए, उसको एनालाइज करेंगे। देन वी विल बी मैपिंग दैट कॉस्ट विद द ओपनिंग ऑफ अनदर काइंड ऑफ अकाउंट्स। और फिर हम लोग ये एनालाइज करके, मैप करके एक बेंचमार्क प्रोसेस सेट कर देंगे कि भाई आगे से जितने भी अकाउंट्स ओपन अप किए जाएंगे उन सभी में इतनी ही कॉस्ट जो है वो हम लोगों को इनकर करनी है। तो उसको बोल देते हैं प्रोसेस कॉस्ट गाइज। मतलब हम लोग कॉस्ट टू वैल्यू रेशियो ऑफ ट्रांजेक्शन को रिड्यूस करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। सो इट इज़ ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर इंप्रूविंग द ब्रांच ऑपरेटिंग ऑफिशिएंसी भी, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टाफ प्रोडक्टिविटी। अब देखिए, स्टाफ जितना ज़्यादा, ब्रांच के जो इम्प्लॉयज़ रहते हैं वो जितने ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे उतना ही एफिशिएंटली हमारी ब्रांच जो है वो ऑपरेट कर पाएगी। अब स्टाफ को अगर आप लोगों को जो है प्रोडक्टिव बनाना है तो आप लोगों को जो ऑटोमेशन टूल्स यहाँ पे यूज़ करने हैं, फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर उनको प्रोवाइड करना है एम्प्लॉयज़ को, स्टाफ्स को। इसके अलावा ऑन ऑफ साइट वर्क की उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है कि भाई कभी मन नहीं है तो वर्क फ्रॉम होम कर लिया आप लोगों ने। उनके जॉब रोल को टाइम टू टाइम डिफाइन करते रहना है। अब ऐसा नहीं है कि भाई अगर कोई एक इंडिविजुअल टेलर का काम कर रहा है ब्रांच के अंदर तो वो सारी उम्र जो टेलर का ही काम करता रहे। उसके जॉब रोल को रीडिफाइन करते रहना है, सो दैट मोनोटोनस उसको जो है वो अपनी जो वर्क है वो ना लगेगा, ठीक है। इसके अलावा इफेक्टिव ट्रेनिंग और सुपरविजन भी हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम लोगों को ब्रांच के जो स्टाफ है उनकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना हो। और अगर स्टाफ की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली ब्रांच की जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है या फिर जो बैंक की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होने को हम लोगों को मिलेगी गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज
360 डिग्री कस्टमर व्यू। अब देखिए हम लोगों के पास जो कस्टमर्स हैं उनका 360 डिग्री व्यू होना चाहिए। 360 डिग्री व्यू होने का मतलब क्या है कि उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन और उनकी सोसाइटल इन्फॉर्मेशन, हर तरह की इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास होगी तो हम लोग जो कस्टमर्स की नीड को, उनके प्रेफरेंसेस को बेटर वे में एंटीसिपेट कर पाएंगे। हम लोग ये समझ पाएंगे कि कस्टमर के डेमोग्राफिक्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं। डेमोग्राफिक्स मतलब कि भाई जो कस्टमर है किस एज ग्रुप के कस्टमर कौन से प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहे हैं, क्या यंग एज कस्टमर जो ऑनलाइन चैनल्स को प्रेफर कर रहे हैं। तो हम लोग बेटर वे में उनकी नीड और प्रेफरेंसेस को समझ पाएंगे अगर हमारे पास 360 डिग्री व्यू रहता है कस्टमर्स का। सो इट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रेटेजी फॉर इम्प्रूविंग द ब्रांच ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज कस्टमर सेगमेंटेशन। अब देखिए कस्टमर्स को छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर, सेगमेंट्स के अंदर हम लोग डिवाइड कर देंगे, जिसकी हेल्प से हम लोग एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स के लिए बेटर प्रोडक्ट डिजाइन कर पाएंगे विच विल सोली सेटिस्फाइड देयर नीड्स गाइज। अब यहाँ पे जो सेगमेंटेशन की जाएगी दैट कैन बी डन बेस्ड ऑन द टेन्योर ऑफ द कस्टमर, कि भाई कितने टाइम से कस्टमर जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कितने अकाउंट जो कस्टमर मेंटेन कर रहा है हमारे बैंक के अंदर, उन अकाउंट्स में बैलेंस कितना मेंटेन कर रहा है, कितने फ्रीक्वेंटली जो कस्टमर है वो ब्रांच के साथ में या फिर बैंक के साथ में इंटरेक्ट करता है, और किस चैनल के थ्रू जो है वो इंटरेक्ट करना पसंद करता है। तो इन मल्टीपल पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर जो कस्टमर्स हैं उनको सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, और कस्टमर्स को जब सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे तो हम लोग उस सेगमेंट ऑफ कस्टमर के लिए जो है वो एक स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो बना पाएंगे, जिससे होगा क्या, कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे। कस्टमर सेटिस्फाइड हैं मतलब आप लोग जो है एफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं, सर्विसेज डिलीवर कर पा रहे हैं गाइस, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट इज रियल टाइम क्रॉस सेलिंग। अब देखिए रियल टाइम क्रॉस सेलिंग को हम लोग मूवमेंट्स ऑफ ट्रूथ भी बोल देते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो आप लोगों के पास ब्रांच के अंदर कोई कस्टमर आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई मुझे जो है वो अपना एक जॉइंट एफडी जो है ओपन अप करवानी है। आपने उनको बोला कि ठीक है आपकी जॉइंट एफडी ओपन अप हो जाएगी बिकॉज ही इज़ द एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑफ योर बैंक। तो जब आपने उनसे बात की कि भाई आपको जॉइंट अकाउंट जो है वो जॉइंट एफडी किसके साथ में मिलके ओपन अप करनी है, उन्होंने बोला मुझे अपनी स्पाउस के साथ में मिलके जो है ओपन अप करनी है। तो यू गॉट टू नो कि ही और शी इज़ न्यूली मैरिड। तो आपने उनको बताया कि सर और मैम अभी इस टाइम के ऊपर हमारे बैंक के द्वारा जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके लिए जो है वो एक बहुत बढ़िया ऑफर दिया जा रहा है ऑन द होम लोन्स। सो बिकॉज यू आर न्यूली मैरिड सो यू मस्ट बी थिंकिंग टू शिफ्ट इनटू अ बिगर होम। तो मतलब यहाँ पे आप लोगों ने कस्टमर की रियल टाइम के ऊपर जो था वो रियल टाइम के ऊपर जो उसकी नीड थी उसको तो सेटिस्फाई कर ही दिया, साथ ही साथ फ्यूचर के अंदर जो उसको नीड हो अराइज कर सकती थी उसको भी फुलफिल करने की कोशिश कर दी। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रियल टाइम क्रॉस सेलिंग, जहाँ पे रियल टाइम इवेंट्स का यूज़ किया जाता है, जैसे वेडिंग, होम परचेज, न्यू जॉब, जिसके थ्रू हम लोग एक रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश कर पाते हैं और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज को क्रॉस सेल भी कर पाते हैं गाइस, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रेटेजी, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज क्रॉस सेल कर पाएंगे उतना हम लोग जो है क्या कर पाएंगे, प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे गाइस। प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे मतलब एफिशिएंसी हमारी जो है इंक्रीज होने को देखने के लिए मिलेगी हम लोगों को भी। नेक्स्ट इज इनोवेटिव रिवॉर्ड डिज़ाइन। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई जो हमारे हाई नेटवर्थ वैल्यू वाले कस्टमर्स हैं या फिर जो हाई इनकम कस्टमर्स हैं जो हमारे बैंक के लिए, हमारी ब्रांच के लिए एक अच्छा खासा बिजनेस लेकर के आते हैं, उनको जो है वो कुछ प्रीमियम रिवॉर्ड डिज़ाइन जो ऑफर कर सकते हैं। जैसे हम लोग उनको अलाउ कर सकते हैं कि भाई वो अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उनको कोई कार्ड दिया गया है, उस कार्ड की जितनी बार वो यूसेज करेंगे तो रिवॉर्ड पॉइंट उनको मिलेंगे और उन रिवॉर्ड पॉइंट को वो किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं भी। इसके अलावा थैंक यू, सिलेक्ट एंड क्रेडिट फीचर्स उनको प्रोवाइड किया जा सकता है। वो ऑनलाइन बिल को भी पे कर सकते हैं विद देयर रिवॉर्ड पॉइंट। तो इस तरह की इनोवेटिव रिवॉर्ड डिज़ाइन अगर हम लोग जो है वो ला करके देंगे कस्टमर्स को, तो हम लोग इससे क्या कर पाएंगे, कस्टमर्स की जो लॉयल्टी है उसको एक तो इंक्रीज़ कर पाएंगे, उनको सेटिस्फाई कर पाएंगे कस्टमर्स को, और बैंक की या फिर ब्रांच की जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वो भी इससे हम लोगों को इंक्रीज होती हुई देखने के लिए मिलेगी गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रेटेजी हो जाती है दैट इज़ बिग डेटा भी। अब देखिए डेटा का बहुत ही एक प्रोमिनेंट रोल रहता है बैंकिंग के अंदर। अब हम लोग जो है वो ऑल्दो हम लोग जानते हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू हम लोग क्या कर पाते हैं कि कस्टमर की नीड को एंटिसिपेट कर पाते हैं, कस्टमर्स को हेल्प कर पाते हैं टू फाइट अगेंस्ट द साइबर फ्रॉड्स। इसके अलावा किसी भी तरह के सिक्योरिटी ब्रीचेज ना हो। सिक्योरिटी ब्रीचेज मतलब जो यूज़र्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनके क्रेडेंशियल्स कहीं चोरी ना हो जाएं, हैक ना हो जाएं,
इससे भी हम लोग जो है उनको प्रिवेंट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बिग डेटा। सो बिग डेटा कैन ऑल्सो बी अ स्ट्रेटेजी फॉर इंप्रूविंग द ब्रांच ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, बिकॉज अल्टीमेटली अगर कस्टमर के साथ में साइबर फ्रॉड होता है तो यहाँ पे जो ब्लेम है या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो किसकी रहेगी? ब्रांच की रहेगी, बैंक की रहेगी। तो बिग डेटा मतलब डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, इस डेटा के ऊपर अलग अलग तरह के एडवांस एल्गोरिदम्स का यूज करके कस्टमर्स को फ्रॉड्स के अगेंस्ट लड़ने में हेल्प करेंगे। जिससे होगा क्या, अल्टीमेटली जो ब्रांच है उसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हम लोगों को इंक्रीज होती हुई देखने के लिए मिल जाएगी भाई। नेक्स्ट इज मल्टी चैनल एक्सपीरियंस। अब हम लोग अलग अलग तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज, जैसे मान लो कि हम लोगों को जो है वो मॉर्टगेज सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, इन्वेस्टमेंट की एडवाइस प्रोवाइड करनी है, तो अलग अलग चैनल्स के थ्रू अलग अलग तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे मॉर्टगेज सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो मॉर्टगेज एडवाइजर के थ्रू की जा रही है, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग अगर एडवाइस देनी है तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वो एडवाइस प्रोवाइड कर रहा है, या फिर कस्टमर्स को हम लोग अलग अलग चैनल्स के थ्रू सेटिस्फाई करते हैं। तो अल्टीमेटली क्योंकि कस्टमर अगर सेटिस्फाई रहता है, उसको पता है कि भाई मेरी मल्टीपल फाइनेंशियल नीड्स को बैंक अलग अलग तरह के चैनल्स के थ्रू केटर कर रहा है एंड दीज चैनल्स आर रिलायबल इनफ, तो अल्टीमेटली जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड फील करेगा और जो ब्रांच है उसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी या फिर बैंक की जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती हुई देखने के लिए मिलेगी। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज जिसका यूज करके बैंक या फिर ब्रांचेज अपनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज कर पाते हैं गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नाउ वी विल बी समराइजिंग दिस सेशन। तो देखिए आज हम लोगों ने बात की कि एफिशिएंसी एक ब्रांच के लिए या फिर बैंक के लिए मैटर क्यों करती है, इंप्रूवमेंट कैसे की जा सकती है ब्रांच की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के अंदर, तो बिजनेस रियलाइन करके, चैनल ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, प्रोसेस कॉस्ट या फिर और स्टाफ प्रोडक्टिविटी के थ्रू, कस्टमर्स के 360 डिग्री व्यू के थ्रू, क्रॉस सेलिंग के थ्रू और रिवॉर्ड पॉइंट्स को इनोवेट करके हम लोग जो एफिशिएंसी को इंक्रीज कर पाते हैं। और टेक्नोलॉजिकल एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस का यूज करके भी हम लोग क्या कर पाते हैं, कस्टमर की मतलब जो बैंक है उसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी या फिर ब्रांच की जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज कर पाते हैं गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नाउ देर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। सूर्या बैंक जो है वो रिव्यू कर रहा है अपने ब्रांच नेटवर्क को, बिकॉज कस्टमर का जो प्रेफरेंस है वो रैपिडली शिफ्ट कर रहा है। अब कुछ कस्टमर्स जो प्रेफर कर रहे हैं मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, जबकि कुछ डिपेंड हैं ऑन एटीएम एंड ब्रांचेस भी। अब जो बैंक है वो अपनी कॉस्ट भी रिड्यूस करना चाहता है, जबकि साथ ही साथ वो इंश्योर करना चाहता है कि जो कस्टमर सेगमेंट है दैट गेट्स द मोस्ट सुटेबल सर्विस चैनल भी। अब कौन सी ब्रांच ऑपरेटिंग एफिशिएंसी स्ट्रेटेजी यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रही है, तो आप लोगों को यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करना है अभी। स्टाफ प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट थ्रू ओनली ट्रेनिंग एंड सुपरविजन, नहीं भी ट्रेनिंग और सुपरविजन की तो बात ही नहीं हो रही है। इनोवेटिव रिवॉर्ड पॉइंट रिजम्पशन की बात हो रही है, नहीं भाई। चैनल ऑप्टिमाइजेशन थ्रू राइट मिक्स ऑफ ब्रांचेस, एटीएम्स, मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग, तो ये ऑप्शन हम लोगों को सही लग रहा है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, एग्जिट फ्रॉम ऑल लो मार्जिन बिजनेस, नहीं भाई ये तो बिजनेस रीअलाइनमेंट की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्रांच ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, आपको देखना क्या है यहाँ पे, करेक्ट पूछा गया है, ये जरूर ध्यान रखना है अभी, करेक्ट पूछ रहे हैं या फिर इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। तो इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंशियल चैलेंजेस, स्ट्रेटेजिक एफिशिएंसी आर द की रीजंस व्हाई ब्रांच एफिशिएंसी मैटर्स, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पहली अगर सही है तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। प्रोसेस कॉस्ट इंप्रूवमेंट इंक्लूड्स एनालाइजिंग, मैपिंग एंड बेंचमार्किंग द प्रोसेसेस, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट भी सही है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही लग रही है हम लोगों को, तो मतलब ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। बिजनेस रीअलाइनमेंट मीन्स ऑफरिंग प्रीमियम रिवॉर्ड्स टू प्रॉफिटेबल कस्टमर्स, नहीं भी ये हमारी स्टेटमेंट गलत लग रही है, तो इस वजह से ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर बी। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कस्टमर फोकस्ड एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन एफिशिएंसी मेजर्स। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, अब देखिए पूछा क्या है, अगेन यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है, अ 360 डिग्री कस्टमर व्यू हेल्प्स द बैंक्स टू अंडरस्टैंड डेमोग्राफिक एंगेजमेंट नीड एंड प्रेफरेंसेस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो पहली अगर सही है तो हमारा ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया अभी। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, बिग डेटा कैन हेल्प बैंक एंटीसिपेट कस्टमर नीड्स एंड फाइट फ्रॉड एंड सिक्योरिटी ब्रीचेस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो दूसरी भी अगर सही है तो मतलब ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया हमारा।
थर्ड क्या बोल रहा है, रियल टाइम क्रॉस सेलिंग यूजेस की लाइफ इवेंट सच एज मैरिज, होम परचेज और न्यू जॉब टू बिल्ड द रिलेशनशिप्स भी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाती है, जिस वजह से ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट वन हेयर भी। तो ये हम लोगों ने बात कर ली ब्रांच की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के बारे में गाइस, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को जेआईबी एग्जाम के रिगार्डिंग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए, तो आप लोग एडुटैब की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहां जाते ही कोर्सेज नाम का ये टैब देखने के लिए मिलेगा। यहाँ जाते ही आप लोगों को जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पे सबसे पहले 1 रुपये के अंदर ट्रायल कोर्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर जेआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स का आप लोगों को एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा, बट जस्ट फॉर 24 आवर्स भी। सो यू कैन लुक ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रायल कोर्स। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो कंप्लीट मास्टर कोर्स है इसका फुल एक्सेस आप लोगों को चाहिए, तो यहीं पे जेआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल रहा है आप लोगों को, जहाँ पे चारों कंपोनेंट्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रेपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में रहने वाली है और 15 से 20 मिनट की रहने वाली हैं। इसके अलावा आप लोगों को एग्जाम से ठीक पहले लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। आप लोग कंटेंट को जो है रिवाइज कर पाएँ इसके लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे। आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग जेआईबी एग्जाम की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रेपरेशन करना चाहते हैं भी। और ये जो मास्टर कोर्स है इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जैसे IND-IFS, PPB, AFM और RBWM भी। तो चारों कंपोनेंट्स के लिए इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यू कैन एनरोल इन दीज इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज एज वेल एज कंप्लीट मास्टर कोर्स भी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो सिंपली खुद को लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 के अंदर एनरोल कर ले, जहां पे आप लोगों को लाइव क्लासेस के थ्रू चारों कंपोनेंट्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे, रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे। आप लोग जो कंटेंट को प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए अपनी प्रिपरेशन को परस्यू करना चाहते हैं इन जस्ट 120 आवर्स और 60 डेज गाइस, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो आप लोग टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे मई 2023 ऑनवर्ड्स आप लोगों को जो सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, सो दैट चैप्टर्स के ऊपर आप लोगों की कमांड एस्टेब्लिश हो पाए। और आप लोगों को फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सो दैट जैसे एग्जाम के अंदर 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं उसकी प्रैक्टिस आप लोग कर पाएँ भी। तो आप लोग जो टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं अगर आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को सभी कोर्सेज बताए जिनकी हेल्प से आप लोग जेआईबी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यू कैन चूज एनी ऑफ दीज कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर जेआईबी प्रेपरेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो मेल जरूर करें hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।